नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। पहाड़ की पीड़ा, अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की। पूछेंगे सवाल कि आखिर पहाड़ की पीड़ा का इलाज कब होगा। दरअसल पहाड़ की पीड़ा को पहाड़ से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। पहाड़ में विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, पहाड़ों को खोदकर सड़कें बना दी जाती हैं। उसका नतीजा क्या होता है वो आज हम सब के सामने है। पहाड़ जो अब धंसने की कगार पर खड़ा हो चुका है। धंसने की कगार शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहाड़ से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार पहाड़ टूट रहा है और इस टूटते पहाड़ की वजह और कोई हो न हो, लेकिन पहाड़ में रहने वाले लोग, मैं उन्हें सबसे ज्यादा इसके पीछे की वजह मानता हूं। क्या पहाड़ के लोग ही अब पहाड़ का आदर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें आज देश के सामने आ रही हैं? सवाल यह भी कि क्या हर बार जो बाढ़ आती है, भूस्खलन होता है, क्या हर बार उसे प्राकृतिक आपदा कह देने भर से काम चल जाएगा? प्राकृतिक आपदा बता करके क्या इससे पल्ला झाड़ लेना यही हमारी समझदारी है? और क्या हर बार जो भूस्खलन होता है, जो बाढ़ आती है, वो प्राकृतिक आपदा के दायरे में ही आता है या फिर उसमें इंसानी भूल और लापरवाही भी शामिल है? पहाड़ की पीड़ा को अगर आपको समझना है तो पहाड़ को सबसे पहले पहाड़ को समझना होगा, बारीकी से समझना होगा। साथ ही साथ में यह भी समझना होगा कि पहाड़ का विकास हो ना हो, लेकिन जो पहाड़ टूट रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो रेत का खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, नदियों का सीना चीरा जा रहा है, क्या इसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं नहीं आ रही हैं? और जब भी मकान बनाए जाते हैं, भवनों का निर्माण किया जाता है, तो अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो उन आंकड़ों में आप पाएंगे कि जिन जगहों पर नदी की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके भवन बनाए गए हैं, जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले नदी अपनी जमीन पर अतिक्रमण का दावा करती है और उसके बाद वो घर सबसे पहले उस बाढ़ में तबाह होते हुए नजर आते हैं। हर बार जब भी मॉनसून सीजन शुरू होता है, पहाड़ की सड़कों पर ड्राइव करना बेहद मुश्किल हो जाता है। पहाड़ टूटने लगता है, दरकते पहाड़, बिखरती जिंदगी, और यह जिंदगी कब तक बिखरती रहेगी, यह सवाल भी सबसे बड़ा है। हां, पलायन पहाड़ की सबसे बड़ी परेशानी है। विकास ना होने की वजह से पलायन जरूर हो रहा है, लेकिन जो पठार क्षेत्र के विकास के लिए मानक हैं, वही मानक पहाड़ के क्षेत्र में विकास के लिए होंगे। क्या स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकास कार्य जिस तरह से पठार क्षेत्र में होगा, क्या पहाड़ क्षेत्र में भी उन्हीं मानकों के तहत स्मार्ट सिटी योजना का काम चलेगा? सवाल गंभीर हैं। इन सवालों पर बारीकी से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपदा की कुछ आंकड़ों पर आपकी नजर हम डालते हैं कि इस साल जो आपदा हुई है उसमें कितना नुकसान इस पहाड़ को उठाना पड़ा है। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। 303 लोगों की मौत, साल 2021 के ये आंकड़े हैं, पिछले साल के आंकड़े। 303 लोगों की मौत प्राकृतिक आपदा की वजह से हुई है। 87 लोग पिछले साल इन प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आने की वजह से घायल हुए हैं। तो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर, साथ ही साथ में वो तबाही की तस्वीरें भी। 61 लोग आज भी लापता हैं जो पिछले साल इन आपदाओं में लापता हो गए थे। तो आंकड़े पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं और ये केवल आंकड़े भर नहीं हैं। साल 2021 में 412 बड़े पशुओं की मौत हुई थी। ना सिर्फ इंसानी जान का खतरा रहता है, बल्कि पशु भी इसकी चपेट में आते हैं। 740 छोटे पशुओं की मौत भी साल 2021 में इन आपदाओं की वजह से हुई है। वहीं अगर इस साल की बात करें तो किस जिले में कितनी मौतें हुई हैं, वो ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। बागेश्वर में 1 मौत अब तक हो चुकी है, चमोली में 5 मौत के मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा चंपावत में 2 लोगों की मौत हुई है, देहरादून में भी
मॉनसून ने तबाही मचाई है। 2 लोगों की मौत के मामले यहां से भी सामने आए हैं। हरिद्वार और नैनीताल में भी 2 लोगों की मौत अब तक इस साल हो चुकी है। इसके अलावा पौड़ी में भी 2 लोगों की मौत हुई है। पिथौरागढ़ से 5 लोगों की मौत के मामले इन प्राकृतिक आपदाओं में अब तक सामने आ चुके हैं। रुद्रप्रयाग में 4 तो वहीं टिहरी जिले में भी 5 लोगों की प्राकृतिक आपदाओं में इस साल अब तक मौत हो चुकी है। इस साल के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। अब तक आपदा की वजह से 36 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 53 लोग आपदा में घायल हुए हैं। इस साल के ये आंकड़े हैं। अब तक के जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं और ये लापता लोगों की तलाश अब कब जाकर खत्म होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। 250 से ज्यादा मवेशी इस साल भी आपदा की चपेट में आ चुके हैं। तो आंकड़े ये सिर्फ आंकड़े भर नहीं हैं, ये हर साल की कहानी है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देखिए पहाड़ किस तरह से टूट रहा है और ये टूटता पहाड़ उत्तराखंड की असल हकीकत को बयां कर रहा है। जरा सोचिए इन सड़कों पर आवागमन कितना मुश्किल होता होगा। जब भी मॉनसून सीजन आता है सड़कें जगह जगह पर टूट जाती हैं और इसी तरह की तस्वीरें लगातार हमारे सामने आती रहती हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरह से एक बरसाती नाले की चपेट में आने की वजह से एक मकान जमींदोज हो जाता है, उस पानी में समा जाता है। जरा सोचिए जिस इंसान की पूरी पूंजी इस मकान को बनाने में लग गई होगी, उस इंसान के परिवार पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। तीसरी तस्वीर में आप देखिए कि स्कूल जाना भी बच्चों के लिए जंग से कम नहीं है। देखिए कि बरसाती नाला उफान पर है और उसके ऊपर लकड़ी का एक टुकड़ा रखा हुआ है, एक गिरा हुआ पेड़ उसके ऊपर रखा हुआ है। उस पर बैलेंस बना करके बच्चों को चलना पड़ रहा है और जब बच्चे बैलेंस बनाकर इस पुल पर चल रहे हैं तो उसके बाद ही वो स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं। जरा सोचिए, जरा सा अगर इन बच्चों का बैलेंस बिगड़ेगा तो उसके बाद जान का खतरा क्या इन लोगों के सामने नहीं होगा। और क्या प्रशासन की नींद इन तस्वीरों को देख करके नहीं जागती है? यह सवाल भी बड़ा है और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या कुंभकर्णीय नींद में सो जाने भर से ये तस्वीरें हमारे सामने से धूमिल हो जाएंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जवाब उत्तराखंड की जनता जरूर चाहती है। हां, उत्तराखंड के लोग इन मुद्दों को लेकर के आंदोलन करते हुए नजर नहीं आते हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आते हैं। जहां प्रदर्शन होते भी हैं तो वो इतने बड़े स्तर पर नहीं होते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है क्योंकि उत्तराखंड के लोगों के सामने जो उनकी जिंदगी है वो ही पहाड़ जैसी मुसीबतों से भरी होती है। 2 तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। एक में आपको विधायक जी नजर आएंगे, दूसरी तस्वीर में जो बच्चे, जिस तस्वीर को आपने इससे पहले 3 विन में देख रहे थे, पहली तस्वीर में बच्चे आपको पुल पार करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में देखिए विधायक साहब उसी बरसाती नाले में जब उस पेड़ पर फंसे तो फिर देखिए किस तरह से वो बरसाती नाले को पेड़ के सहारे पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पुल एक पेड़ का काम यहां पर जरूर कर रहा है, लेकिन विधायक जी का संघर्ष भी देखने को मिल रहा है। पुरोला से विधायक हैं दुर्गेश्वर लाल जी और ये तस्वीरें पहाड़ की पीड़ा को बयां करने के लिए काफी हैं। इन 2 तस्वीरों में आप पहाड़ के दर्द को भी समझ सकते हैं, लेकिन ये केवल तस्वीरें भर हैं। ऐसी तस्वीरें उत्तराखंड के हर जिले से सामने आती हैं क्योंकि इस साल आपदा में अब तक हर जिले से मौत के मामले सामने आए हैं। यानी कि पूरा पहाड़ दर्द से कराह रहा है, सवाल पूछ रहा है, जवाब कब मिलेगा? अपने आप में ये सवाल बना हुआ है। विकास कार्यों को लेकर के सवाल जरूर उठते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि अभी भी गांवों में कच्ची सड़क तो पहुंच जाती है, लेकिन उस कच्ची सड़क को पक्का होने में बहुत वक्त लग जाता है। और जब मॉनसून सीजन आता है तो उसके बाद किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, वो कच्ची सड़क कैसे भरभरा कर गिरती है, वो तस्वीरें भी हमने खूब देखी हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवास पंत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। नमस्कार सोहन। श्रीनिवास जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पहाड़ की पीड़ा को लेकर के ही सवाल पूछना चाहूंगा। दरअसल हम हर साल मॉनसून सीजन में देखते हैं, जब भी हल्की सी बरसात आती है उत्तराखंड में रास्ते बंद हो जाते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से तस्वीरें जो आती हैं वो मन को विचलित करने वाली आती हैं। पहाड़
टूट रहा है, पहाड़ लगातार गिर रहा है, जिंदगियां जोखिम में नजर आती हैं और विकास के दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पहाड़ से लगाव है, पुष्कर सिंह धामी अच्छा काम पहाड़ के विकास के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो पहाड़ का आज हाल हो चुका है, क्या पहाड़ के लोग उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार नहीं है? क्या जो विकास के पैमाने हैं पहाड़ी क्षेत्र पर भी उसी तरह से लागू होते हैं जैसे पठारी क्षेत्रों पर या मैदानी क्षेत्रों पर होते हैं? बिल्कुल सोहन जी, जिस मुद्दे को आज बड़ी गंभीरता से आपका चैनल उठा रहा है, उन मुद्दों को बारीकी से समझने से पहले ये समझना और इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है कि क्या इसी एक अलग प्रदेश की मांग उत्तराखंड के आम नागरिक ने की थी? क्या ये वही प्रदेश है जिसको विकास के रास्ते पर विनाश के रास्तों पर पहुंचा दिया गया है? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश का हिस्सा होते हुए लखनऊ विधानसभा में उत्तराखंड के हाकिम, उत्तराखंड के निजाम, उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि जनता की आवाज को बुलंद नहीं कर पाते थे या करने का प्रयास करते थे? तो उतने बड़े सूबे में उनकी आवाज नहीं सुनी जाती थी, इसलिए एक अलग प्रदेश की मांग जगी। 27% आरक्षण की आज जलते जलते पहुंच गई, शक्ति का आंदोलन मिला और एक अलग प्रदेश की आज शुरू हो गई। मसला यह था 2000 में गठन तो हो गया राज्य का, लेकिन राज्य को एक स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई। बिल्कुल, मैं आपके आपदा ग्रसित इलाके और आपदा से संबंधित सवालों के जवाब में ही आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये भूमिका समझनी बेहद जरूरी है कि जब 22 साल पहले उत्तराखंड का गठन हुआ, उस समय अगर स्थायी राजधानी का मसला सॉल्व हो जाता, समाधान निकल जाता, अगर गैरसैंण राजधानी बन जाती तो शायद गैरसैंण में विकास की जो अलग अलग इबारतें थी वो एक और लिखी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अस्थायी राजधानी देहरादून पर लोड पड़ा, क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जहाँ उसकी विकास भवन नहीं बन सकता था वहाँ आपने अस्थायी राजधानी का अनावश्यक लोड दिया। बिल्कुल, जहाँ तक विकास का काम है, विकास की योजनाएं हैं, क्योंकि जब प्रदेश अलग बन गया तो उसके आय के साधन थे एक आबकारी, एक पर्यटन और एक जल विद्युत परियोजना है। पहली जो निर्वाचित सरकार थी पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी की, उन्होंने इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश का नारा दिया। ऊर्जा प्रदेश का नारा देने का तात्पर्य था कि गंगा और यमुना के मायके में जल विद्युत परियोजनाएं लगेंगी तो बिजली की पैदावार टीवी की तरह होगी, जो उत्तर प्रदेश होते होते तमाम राज्यों को रोशन करते हुए दिल्ली को रोशन करेगा और उत्तराखंड में आय के साधन जुटेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, विकास के काम होंगे। अब बात आती है विकास की। ऊर्जा प्रदेश में हम कितने सफल हो पाए ये अलग इशू है, लेकिन विकास के लिए हमने पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, दरख्त के दरख्त खत्म हो गए, पठार के पठार खत्म हो गए। जबकि भूकंप के जोन में अगर आप देखेंगे तो जोन नंबर 4 और जोन नंबर 5 में उत्तराखंड के संपूर्ण पहाड़ आते हैं। आप इन पहाड़ों की तुलना जम्मू कश्मीर से नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। पहाड़ों की तुलना हिमाचल के आधे हिस्से से नहीं कर सकते। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते भी यहाँ पहाड़ कच्चे पहाड़ हैं, जहाँ पर आप 10 मीटर से लेकर 15 मीटर के ऊंचे भवनों का निर्माण नहीं कर सकते। 2007 में जनरल खनूरी जब राज्य के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस बात को समझा, क्योंकि वो केंद्र में भूतल परिवहन मंत्री रह चुके हैं, तो उनको लगा कि उत्तराखंड में इसको रोकने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है कि 10 मीटर तक की भवन को बनाया जाए, यानी 3 मंजिला 4 मंजिलों से ऊपर बनाने की इजाजत सरकार नहीं देगी। बिल्कुल, सरकार, दूसरी सरकारें आई, उन्होंने नियमों में तोड़ मरोड़ किया और उसके बाद वो चीजें व्यवस्था दोबारा से लागू हो गई। मसला यहाँ बिगड़ गया कि जब आप बड़े बड़े आरडीएक्स लेकर के, बड़े बड़े बोल्डर लेकर के, बिल्कुल मशीनें लेकर के ऊंचाई वाले 3000 फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में विकास के नाम पर पेड़ों का दोहन करते हैं, पहाड़ों का दोहन करते हैं, तो उससे जो ब्लास्ट होगा, उसका जो दरख्त पड़ेंगी, जो दरारें होंगी, वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर के दायरे को कवर करती है, जिसमें कई जमींदोज हो जाती है, खेत खलियान खत्म हो जाते हैं। और उसका असर ये नहीं है कि आज आपको पठार के पठार टूटते नजर आएंगे, बल्कि आज अगर भूस्खलन होता है तो ये सालों पड़ी पहले की नींव है जहाँ पानी रिसता है, और रिसने के साथ ही पहाड़ एक के दर एक छिटकते चले जाते हैं। अब आप ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चला रहे हैं, ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, होना भी बेहद जरूरी है, लेकिन जब आप दिल्ली और देहरादून आने की बात करते हैं तब एलिवेटेड रोड की आप बात करते हैं। एलिवेटेड शब्द वो शब्द है जहाँ पेड़ और पहाड़ को काटे बगैर नदी के प्राकृतिक स्रोत के ऊपर से आप कंक्रीट का जंगल बना करके रोड का निर्माण कर सकते हैं। यानी तमाम हाईटेक तकनीक को आप उत्तराखंड में भी ला सकते थे, लेकिन आपने ये प्रयास नहीं किया। जैसा आपने सवाल किया क्या उत्तराखंड के आम लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो उत्तराखंड के
आम लोगों को भी सरकार की तरफ से जिम्मेदार बनाया गया है। उत्तराखंड के आम लोगों का जब जल, जंगल और जमीन पर उनका हक नहीं रहा, आज की परिस्थिति सोहन जी ये है कि अगर आपकी मवेशियां हैं तो आप उनके लिए चारा जंगल से नहीं ला सकते, आप लकड़ियां नहीं ला सकते। अब आप सोचिए, हेलन की घटना आपके सामने है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि लोग चारा पत्ती लाने के लिए जाते हैं, प्राइवेट कंपनी और जिला प्रशासन उनके साथ बदसलूकी करता है। यानी अपने ही मवेशियों को चुगाने के लिए लोगों का अपने ही वनों पर अधिकार नहीं है। इसीलिए उत्तराखंड में वन अधिकार कानून की लड़ाई बड़े लंबे से किशोर उपाध्याय, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के टिहरी से विधायक है, वो लड़ रहे हैं और तमाम संगठन भी लड़ रहे हैं। मसला सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता। अगर आप जलवायु परिवर्तन में देखेंगे, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान कई फीसदी अपना अहम रोल निभाता है। बिल्कुल, हिंदुस्तान की बात करते हैं तो उत्तराखंड 20% रोल निभाता है। लेकिन आज उत्तराखंड के ग्लेशियर तकरीबन 3 से 4 मीटर, अगर वाडिया स्टोप की रिपोर्ट का हवाला दूं तो 3 से 4 मीटर पीछे खिसक गए। ये क्या कारण है? ये विकास का कारण है। आपने टूरिज्म क्षेत्र तो बना दिया, लेकिन आपने उसमें जागरूकता नहीं बढ़ाई। आपने विकास के लिए, सड़क के लिए पहाड़ काटने से शुरू कर दिए, लेकिन आपने हाईटेक टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया कि पहाड़ भी बच जाए, सुरंग भी बच जाए, लोग भी बच जाए, गांव भी बच जाए। और बची कसर आपने ऑल वेदर रोड के प्रोजेक्ट में हजारों हजार पेड़ काटकर पूरी कर दी। और सबसे बड़ी बात, जो पर्यावरणविद तभी हमेशा प्रदर्शन करते थे, धरना करते थे जब किसी ने बन रहा था, और उसके बाद से लेकर अब अगर आप देखेंगे तो हर पर्यावरणविद को, किसी को पद्मश्री, किसी को पद्म विभूषण का सम्मान मिल चुका है। आज उनकी आवाजें नहीं खुलती है। कारण ये है कि सत्ता की जो तासीर है वो भी उसमें रंग चुके हैं। लेकिन टिहरी डैम हमारे सामने है। टिहरी डैम ने विकास के कई पैमाने छुए हैं। टिहरी डैम से सबक लेने के साथ साथ कई गांव जिस डैम में समा गए हैं उसको बचाने के लिए आपको दूसरी वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर जाना था, लेकिन सरकारें उस पर नहीं गई। आपने विजन नहीं पाला, और विजन न पालने का नतीजा ये रहा है कि आज आप और हम ये चर्चा कर रहे हैं कि पहाड़ खत्म हो रहे हैं, बिल्कुल, सरकारें अभी भी नहीं जाग रही। लेकिन यहाँ पर जो लोग उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को नहीं समझते हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो उत्तराखंड के पहाड़ हैं वो दरअसल अभी भी शैशवावस्था में हैं, यानी कि अंदर से खोखले हैं। ऐसे में अगर वहां पर आप बड़े धमाके करते हैं सड़क बनाने के लिए, बड़े बड़े बुलडोजर वहां पर लाते हैं, तो ऐसे में पहाड़ अंदर से खोखला होता जाता है। और जब पहाड़ पहले से ही अंदर से खोखला हो तो फिर जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी इसका असर देखने को मिलता है। सवाल यहां पर एक और अहम उठता है। दरअसल जब भी पर्यटन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो जो बाहर के लोग पहाड़ में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि बहुत खूबसूरत नजारा है, लेकिन पहाड़ का जो दर्द है वो तो एक पहाड़ी ही समझता है। उत्तराखंड के जो लोग हैं वो उस दर्द को अच्छे तरह से समझते होंगे, क्योंकि 2 दिन अगर आप पहाड़ में गुजारते हैं तो आपको वो नज़ारे बेहद खूबसूरत लग सकते हैं, लेकिन जो वहां का दर्द है, जो वहां की जीवन शैली है, वो कहीं ना कहीं एक पहाड़ी ही समझता है कि कितनी मुश्किल है, और जिंदगी कहीं ना कहीं पहाड़ जैसी हो जाती है उनके सामने। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है देखिए, पहाड़ का दर्द आपने कहा, पहाड़ी मूल का व्यक्ति जरूर समझ सकता है। अगर पूरे 24 घंटे की दिनचर्या की बात करें तो आज भी मातृशक्ति पर पहाड़ टिका हुआ है। बिल्कुल, जो सुबह उठती है, चूल्हा चौका करती है, मवेशियों के लिए चारा लेने जाती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, उसके बाद वो फिर से दोपहर का खाना पकाती है, उसके बाद मवेशियों को चारा लेके आती है जंगल से। आपने कई बार खबरें सुनी होगी कि गुलदार ने किसी महिला को अपना शिकार बना दिया, या पहाड़ी महिला बड़े बोल्डर से या बड़े पेड़ से गिर करके उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब जब उसको अस्पताल ले जाते हैं तो अस्पताल में मुकम्मल डॉक्टर नहीं मिलता, उसको रेफर सेंटर श्रीनगर बना दिया जाता है या हल्द्वानी बना दिया जाता है, या उसको एम्स में भर्ती कर दिया जाता है, या उसको फिर दिल्ली गंगाराम अस्पताल में भेज देते हैं। बिल्कुल, ये कमोबेश स्थिति है। 22 साल हो गए, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं हो पाई, शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं हो पाई। आज पलायन सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बना है? पलायन सबसे बड़ा मुद्दा ये बना है कि आपने पलायन आयोग का गठन किया, लेकिन पलायन आयोग के अधिकारी ही पलायन कर गए। वो पौड़ी कभी नहीं बैठे, वो गढ़वाल में कभी नहीं बैठे। पौड़ी में जो कमिश्नर गढ़वाल का जो बैठना चाहिए था वो आज तक पौड़ी में नहीं बैठते। कारण सरकार ने कभी विजन नहीं पाला, दूर की सोची नहीं। अगर सरकारी मशीनरी एसी कमरे में बैठ करके नियंता है, नीति बनाते हैं, पहाड़ में बैठ करके अगर पहाड़ की समस्याओं का आकलन कर रहे होते तो शायद ये समस्या नहीं आती। आपने तस्वीरें दिखाई, विधायक संघर्ष कर रहे हैं,
लकड़ी का पुल बना करके नदी पार कर रहे हैं बच्चे स्कूल। अरे सर, वो लकड़ी का पुल भी नहीं बना हुआ है, लकड़ी का एक जो गिरी हुई लकड़ी होती है, जो पेड़ गिर जाता है वही रखा हुआ है, उसी के ऊपर चल करके चल रहे हैं। तो वो तो पहाड़ की हकीकत को बयां कर रहा है। और ये केवल एक तस्वीर भर है, ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं। जब मैं खुद उत्तराखंड में स्कूल जाता था तो मुझे पता है किस तरह से जब मानसून सीजन रहता था तो नहर को पार करने में कितनी दिक्कतें वहां पर होती थी। तो ये केवल तस्वीरें भर नहीं है, ये हर एक उस इंसान का दर्द है इनमें छुपा हुआ, कि जो उन रास्तों से होकर के गुजरता है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। इस दर्द को समझने के साथ इस दर्द पर मरहम लगाने की जरूरत है। मरहम लगाने के लिए सबसे पहले जो खाली गांव है उनको आबाद करने की जरूरत है। हमारे सामने कोविड का इतना बड़ा जो टेन्योर आया 2 साल का, उससे सबक लेने की जरूरत थी। जो मेट्रो सिटी से रिवर्स प्लान करते हुए उत्तराखंड का तकरीबन 10 लाख लोगों ने वापसी करते हुए उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने इस उम्मीद के साथ मेट्रो महानगर सिटी की नौकरी छोड़ दी कि आज से 10,000 रुपए अगर यहाँ कमाएंगे उससे अच्छा स्वरोजगार स्थापित करेंगे, अपने घर में खेत खलिहान को आबाद करेंगे। लेकिन समस्या जब की तक सरकारों ने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री पिरूल योजना, ऐसी योजनाएं ला करके अपनी वाहवाही तो जरूर लूट ली, लेकिन जनता को या उन तमाम प्रवासी भाइयों को रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध नहीं कराया। ऋण उपलब्ध हुआ तो बैंक ने गारंटी मांगी, सरकार ने गारंटी नहीं दी। आज वही युवा वापस एक बार फिर से पलायन करते हुए अपने महानगरों की ओर जा चुके हैं और वहां अपना काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ 5% यहाँ पर है जिन्होंने कर दिखाया है कि उनके हौसलों में आज भी उड़ान है, वो आज भी आसमान में उड़ सकते हैं और उन्होंने यहाँ पे करके दिखाया। लेकिन सरकार ने बाजार उपलब्ध नहीं कराया। बिल्कुल, उत्तरकाशी की बेल्ट पर आप जाएंगे, कई सेब की पैदावार है, अखरोट की पैदावार है, बहुत अच्छी नस्ल होती है, हरसिल का सेब, जाना माना सेब पैदा होता है। लेकिन आज भी हिमाचल की पैकिंग में उसको विदेशों में बेचना पड़ता है या इंडिया के अलग अलग सेक्टरों में ले जाना पड़ता है, क्योंकि सरकार ने कोई व्यवस्था तैयार नहीं की। उत्तराखंड की सरकार देहरादून में बैठ करके उत्तरकाशी के मोरी में बाजार स्थापित नहीं कर सकती है, तो लोग जाएंगे कहाँ? उत्तराखंड में कहा कि किसानों को आय दुगनी करनी है, पशुपालन के सेक्टर में बहुत जबरदस्त होगा फायदा। लेकिन पशुपालन के सेक्टर में जब बीमारियां आ जाती है तो यहाँ पर कालसी और ऋषिकेश छोटा कोई सेंटर नहीं है जहाँ पर लोगों के मवेशियों को जो मुकम्मल इलाज मिल सके। तो कहाँ जाएगा वो आदमी, कहाँ जाएंगे वो व्यक्ति? और सबसे बड़ी चीज महंगाई। महंगाई की बात जब पूरे देश में होती है तो पर्वतीय राज्यों में उसका एक अलग असर होता है। 3000 फीट की ऊंचाई पर जब आप चोपता पहुंच जाएंगे या फिर आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको मालूम होगा कि एक सिलेंडर आपको 2500 रुपए में पड़ेगा। अगर उसकी कीमत 1072 रुपए अगर ग्राउंड पर है, जहाँ पर ट्रक ने उसको उतारा है, वहां से वो खच्चर के जरिए 1000 और देगा और उसके बाद उसकी ढुलाई होगी। वहां पर पानी की बोतल की ढुलाई होगी तो उसका भाड़ा कहाँ से आएगा? यानी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां जब 2002 में पहली निर्वाचित सरकार बनी, सिडकुल की स्थापना हुई। आपने देखा होगा हरिद्वार में, देहरादून में, उधम सिंह नगर में सिडकुल की स्थापना की गई। 70% युवाओं को रोजगार उत्तराखंड को मिलेगा। लेकिन हकीकत देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की सब ब्रांचें तो देहरादून और उधम सिंह नगर हरिद्वार में खोली गई, मगर उनकी एक भी इकाई पहाड़ नहीं चढ़ पाई। अगर पहाड़ चढ़ पाती तो जो प्रशिक्षित बेरोजगार थे उनको वही काम मिलता, वही युवाओं को रोजगार मिलता। वो महानगर की तरफ नहीं जाते, पलायन होने से बचता, और पलायन होने से बचता तो लोग उस विकास के रास्ते में अवरुद्ध बन जाते, जिस विकास के कारण आज सरकारें पीठ तो थपथपाना चाहती है, मगर विनाश के रास्ते पर चल करके डायनामाइट का इस्तेमाल भले ये बंद हो गया है, लेकिन अगर आप देखें ड्रिल मशीन आज भी बिल्कुल डैम में जब इस्तेमाल होती है या ऑल वेदर रोड के प्रोजेक्ट में या ऋषिकेश ग्रीन लाइन में इस्तेमाल हो रही है, तो जब आप वहां से सोहनजी गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि ड्रिल हो रही है और आप 1 किलोमीटर तक महसूस कर रहे हैं। जमीनें हिलेंगी, धड़केंगी, तो क्या उसमें पानी नहीं रिचेगा? और पानी रिचेगा तो भू धसाव नहीं होगा। रहा सवाल पर्यटक का, तो पर्यटन प्रदेश के रूप में पर्यटक आता है 2 दिन के लिए, बहुत अच्छा है घूमने के लिए। मसूरी चले जाइए, कौसानी चले जाइए, नैनीताल चले जाइए, चोपता चले जाइए। लेकिन जब आप वहां पर रहेंगे और आपको महसूस होगा कि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहता हूँ, अच्छा खाना खाना चाहता हूँ, अच्छा बाजार मुझे मिलेगा, तो आपको नहीं मिलेगा। और एक सबसे बड़ी समस्या, आज पलायन केवल पहाड़ से मैदान में नहीं है, बल्कि पहाड़ से पहाड़ में है। अगर आपका घर मुख्य बाजार से 4 किलोमीटर दूर है, तो आपका घर वहां से सड़क न होने के कारण वहां से पैदल आने के बजाय अब आप किराए में बाजार में रह रहे हैं, अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं। तो ये आज मनोदशा उत्तराखंड की है। और ऐसे में अब एक टेक्निक की आवश्यकता है, एक अनुसंधान की आवश्यकता है कि कच्चे पहाड़ और पठार वाले राज्य में विकास हो,
पुरस्कृत किया जाए। और विकास के पैमाने क्या आपने पहाड़ से पहाड़ में पलायन का जिक्र किया, विकास के पैमानों पर भी मैं जरूर आऊंगा, लेकिन आपने पहाड़ से पहाड़ में पलायन का जिक्र किया। इसको लेकर के कई वीडियोस भी वायरल होते हुए खूब आते हैं कि अब जो हमारी बहुएं हैं, फनी वीडियोस रहते हैं कि हमारी बहुएं हैं वो देहरादून में रहेंगी। और ऐसे में क्या होता है कि जो पहाड़ में जो खेत होते हैं, जो खलियान होते हैं, वो बंजर हो जाते हैं। घरों में, आधे घरों में ताला लगा होता है और नजर भी आते हैं तो कुछ बुजुर्ग लोग अब नजर आते हैं। और ये कहानी अगर आप देखेंगे तो हर गांव में लगभग है, वहां हर गांव से पलायन की तस्वीरें आती हैं और कई कई जगहों पर तो गांव के गांव खाली तक हो चुके हैं। पहाड़ से पलायन का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। अब एक अहम सवाल जो मेरे मन में उठता है, सवाल ये कि दरअसल पहाड़ को सड़कों से जोड़ने के लिए चलिए आप बड़े स्तर पर योजना चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जो दूर सुदूर पहाड़ी इलाके हैं वहां तक कच्ची सड़कें तो पहुंच जाती हैं, लेकिन उनको कच्ची सड़कें बना करके आप आपदा को न्योता नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको पक्का करने में ही ना जाने कितने साल लग जाते हैं, 10-10, 20-20 साल लग जाएंगे। बिल्कुल सोहन जी, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि उत्तराखंड में जब गांव सड़कें टूटती हैं, उनका कारण यही है कि जब आप सड़कों की कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद आप 10 साल भूल जाते हैं। कमोवेश तकरीबन 150 ऐसी सड़कें हैं जिनको एके की परमिशन नहीं मिली है। और जब एसडीए के कमिश्नर और मंत्री, बाकायदा परिवहन मंत्री जब बैठक लेते हैं तो उसमें क्या प्रस्ताव रखा जाता है अधिकारियों की तरफ से कि इतने जगह पर रूट की मांग है, इतनी आबादी है जहाँ बसें चलाई जाएगी, लेकिन ये मांग कभी नहीं रखी जाती है स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से कि जो रोड कटिंग का काम आपने पिछले 10 साल पहले किया था उसका डामरीकरण कब होगा। बिल्कुल, डामरीकरण करता है पीडब्ल्यूडी, रोड कटिंग का काम करता है कोई दूसरा विभाग, और उसके बाद नोडल एजेंसी के तौर पर उस पर ट्रांसपोर्टेशन की परमिशन देता है एसटी। यानी आपसी विभागों में समन्वय न होना, इसके लिए सबसे बड़ी जो कमी है वो सामने झलकती है। और रहा बचा कसर जो होती है, जब कोई बरसात आती है तो वो कच्ची सड़क एक बार फिर से टूट जाती है। बिल्कुल, फिर उसको चेक डैम के तहत, सिंचाई के तहत, बाढ़ नियंत्रण प्रोजेक्ट के तहत उसमें फिर से पैसा लगाया जाता है। यानी एक सड़क में कई मद में कई बार कई साल पैसा खर्च होता है। वो अगर उस पैसे का आकलन करेंगे तो उतनी बार में वही सड़क 10 बार डामरीकरण हो जाएगी। सरकार इस पर नहीं जाती है। ये अभाव है नियोजन का, ये अभाव है प्लानिंग का, और ये अभाव है उन जनप्रतिनिधियों का जिनको अपने गांव की, अपने क्षेत्र की, अपने विधानसभा, अपने लोकसभा की सड़कें पास करानी चाहिए थी, पैसा खींचना चाहिए था, वो नहीं करते। और अगर वो करेंगे तो आप सोचिए, क्योंकि कमीशन खोरी इतनी ज्यादा हावी है कि बड़ा ठेकेदार जब टेंडर के जरिए किसी सड़क से 5 किलोमीटर की कटिंग का काम उठाता है तो वो कंपनी कभी भी काम करती नजर नहीं आएगी जिसका पहला टेंडर होता है। काम करती है चौथा टेंडर वाली कंपनी। बिल्कुल, पहला दूसरे को देती है, 20% कमीशन देती है, दूसरा तीसरे को देती है, तीसरा चौथे को देता है, और आखिर में चौथी वो कंपनी होती है जिसको ग्राउंड पर काम करना है और उसके पास बजट पहुंचता है 40%। बिल्कुल, उसको 40% में काम करना है। समस्या आपके सामने है कि सोंग नदी का पुल बह जाता है हल्की सी बारिश में, उससे पहले जौलीग्रांट डोईवाला का पुल बह जाता है हल्की सी बारिश में, उससे पहले अगर आप 3 साल पहले बात देखेंगे तो श्रीनगर में हादसा होता है। तो ये तमाम स्थितियां वो हैं जो गुणवत्ता पर सवाल करती है, और गुणवत्ता की बारी आती है बजट से, और बजट सरकार कहती है हम देते हैं, लेकिन आप उस बजट को ग्राउंड पर कितना उतारते हैं ये सवाल है। आप दिल्ली देहरादून को छोड़ दीजिए, आप हरिद्वार देहरादून देख लीजिए, जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो 800 करोड़ पर पहुंच जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ठेकेदार उस काम को समय पर पूरा नहीं करता। आप उसको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, नया ठेकेदार आता है, नया टेंडर खुलता है, बजट 40% बढ़ता है। तो ये जिम्मेदारी सरकारों की है, लेकिन समस्या ये होती है कि सरकारें अपने खजाने में हाथ डालने के बजाय नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, नया पैसा देते हैं नए मद में, क्योंकि पुरानी सरकार का काम है, नई सरकार उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है ना कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कि आखिर कमियां कहां पर हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो देखने को मिलती है, दरअसल जब भी कुछ भी होता है, लैंडस्लाइड होता है, कोई बड़ी आपदा आती है, तो हर बार उसे प्राकृतिक आपदा कह करके पल्ला झाड़ लिया जाता है। क्या ये जो रवैया है वो उदासीनता को नहीं दर्शाता है? और अगर आप किसी तरह की योजना की शुरुआत भी कर रहे हैं तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि समीक्षा उसकी होनी चाहिए? वो जो समीक्षा शब्द है उसका अभाव कार्य योजनाओं में दिखता है, जिसकी वजह से ये हादसे होते हैं और जो काम समय पर पूरे होने चाहिए वो लंबे खिंचते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए 1991 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप आया था। बिल्कुल, बहुत बड़ी जनमाल की नुकसानी थी, बहुत बड़ी समस्या और त्रासदी उत्तराखंड में हुई थी। उसको प्राकृतिक आपदा की संज्ञा
दे सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वर्तमान में जो आपदाएं हैं वो मानव जनित आपदाएं हैं। अगर केदारनाथ में 2013 में बादल फटा तो केदारनाथ में जो आपदा आई वो प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन केदारनाथ में आपदा आने के बाद पानी का स्रोत बहते गौरीकुंड से लेकर के गुप्तकाशी, फाटा होते हुए धीरी, चंद्रापुरी होते हुए अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर तक अपनी चपेट में ले गया, तो वो आपदा प्राकृतिक नहीं थी, बिल्कुल, वो आपदा मानव जनित थी। अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है नदी किनारे 200 मीटर के दायरे में किसी भी घर का, भवन का, रेस्टोरेंट का, लॉज का निर्माण नहीं किया जाएगा, तो फिर जिला प्रशासन के नाक के नीचे कैसे निर्माण को परमिशन देगी? आप ऋषिकेश और हरिद्वार का उदाहरण देख लीजिए, बिल्कुल, गंगा खतरे के निशान के पार कर जाती है तो पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। लेकिन शहर के भीतर आपने भी इस कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि जब नदियां अपने आवेश में आती है तो अपने जद में किए हुए अतिक्रमण पर चपेट कर देती है और अपने जगह को पूरा कब्जा कर देती है। बिल्कुल। नतीजा क्या है? जो मकान बने हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे, जमींदोज हो जाएंगे, कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, और उसकी जद में क्या हो, प्रेशर बनेगा, पानी का वेग बनेगा, पानी अपना रास्ता खुद तलाशता है, और जब वो गाद और सिल्ट निकलता है तो कई बड़ी तबाही को मंजर आगे सामने खड़ा होता है। ठीक, तो यानी प्राकृतिक आपदा भी आती है, मगर उससे ज्यादा दूसरी आज मानव जनित आपदा है। बिल्कुल। हम विकास के लिए सड़कें काट रहे हैं, लेकिन हम उसका डंपिंग जोन कहाँ बना रहे हैं? हम नदी में मलबा डाल रहे हैं। पानी रुकेगा, पानी का फोर्स बढ़ेगा, अगर थोड़ा सा बारिश अधिक आ जाएगी या यूं कहें कि उसकी क्षमता से ज्यादा होगी तो वो उसको बहा कर ले जाएगा, पानी का फोर्स बढ़ेगा और उसके साथ न जाने क्या क्या बह जाएगा। ठीक, ये वो तमाम कमियां हैं। समय इजाजत नहीं दे रहा। एक आखिरी सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। दरअसल अगर पहाड़ को काटेंगे नहीं, पहाड़ में अगर हम ड्रिल मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर विकास के जो आयाम हैं उनको, उन तक पहाड़ कैसे पहुंचेगा? सवाल यहां पर ये गंभीर भी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ हम दूसरी सरकार की योजनाओं पर भी नजर डालते हैं। दरअसल हमने देखा कि कैसे सुरकंडा देवी मंदिर में रोपवे की शुरुआत की गई है, तो क्या उसे आप स्थायी विकल्प मान सकते हैं रोपवे का निर्माण? क्योंकि वैकल्पिक तो ठीक है, लेकिन क्या स्थायी तरीके से अगर रोपवे अगर आप बनाएंगे तो इस तरीके से पहाड़ों पर आवागमन हो सकता है और आगे दिक्कतें नहीं आएंगी? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकली चीजों को ले रहे हैं, रोपवे के नजरिए से देख रहे हैं कि रोपवे का निर्माण करेंगे, पहाड़ों को नुकसान नहीं होगा, तो क्या ये एक समाधान नजर आता है आपको विकास की दिशा में बढ़ने के लिए? देखिए, आज हम 22 साल के बाद ये चर्चा कर रहे हैं। सोचिए अगर ये चर्चा 22 साल से पहले जब उत्तराखंड बन रहा था कागजों में तब की गई होती तो दार्जिलिंग को स्टडी किया होता, सिक्किम को स्टडी किया होता, मणिपुर को किया होता, जम्मू कश्मीर होता, हिमाचल होता। और शायद जब हम ये आकलन करते, ये स्टडी करते और उस प्रदेश की परिकल्पना करते उत्तराखंड की, कि उत्तराखंड में विकास की योजनाएं और विकास की नींव कैसे पड़े, तो हम एलिवेटेड रोड का रास्ता अपनाते, हम रोपवे का रास्ता अपनाते, क्योंकि हम उसकी धारणा, उसी अवधारणा पर परिलक्षित करते हैं कि जिसके लिए हमारा प्रदेश हमको मिला है, यानी भूकंप के जोन नंबर 4 और 5 में प्रदेश है, तो इसको हमें स्वीकार करना होगा कि यहाँ बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनाई जाती, बड़े प्रोजेक्ट यहाँ नहीं चलाए जा सकते, यहाँ पर आय के साधन दूसरे विकल्पों से जुटाने होंगे। अगर उसकी सौंदर्यकरण उसे छोटे स्तर पर ही रहेगा, मगर आपकी आय के साधन बढ़ सकते हैं। रोपवे वाला सर्किट आप 20 साल बाद लेकर आए, आप 20 साल पहले क्यों नहीं लेकर आए? अगर आप लाते तो शायद और कुछ व्यवस्थाएं हो सकती थी। आप बड़े ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारों ने अध्ययन नहीं किया, हमारी सरकारें और मंत्री और अधिकारी हर साल आप देखिए आपदा से पहले 2 महीने विदेशी शहर पर होते हैं, और उदाहरण ये दिया जाता है कि हम आकलन करने आए हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में आपदा के दरमियान विकास की योजनाएं चलती रहे, नुकसान कम से कम हो, इस प्रकार के विकास के कार्यों को माने जाएंगे। लेकिन कहाँ है वो अध्ययन की रिपोर्ट, और उन रिपोर्टों का अमली जामा ग्राउंड पर क्यों नहीं हुआ? आज विकल्प जरूर तलाश रहे हैं, रोपवे का इस्तेमाल हो रहा है, आज मोनो रेल की बात हो रही है, कम बजट की व्यवस्थाओं की बात हो रही है। ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे अगर होती, लेकिन अगर अभी भी समझ गए, सचेत हो गए, तो शायद 50 साल के बाद जो तस्वीरें बनेगी उसमें हम प्रदेश को बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास पंतु जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े और महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ में साझा की। तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन क्या हम देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अब सरकार विचार करती हुई जरूर नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि पहले सरकारों ने विचार नहीं किया, पहले की सरकारों ने भी इस ओर ध्यान जरूर दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर वो चीजें देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से आज भी पहाड़ दर्द से करा रहा है। उम्मीद करेंगे कि पहाड़ की पीड़ा को
पहाड़ के लोग भी समझेंगे और जो लोग पहाड़ घूमने के लिए जाते हैं उनको भी समझ में आएगी। और अगर पहाड़ का विकास करना है तो फिर पहाड़ के विकास के लिए आपको दूसरे रास्ते जरूर अख्तियार करने होंगे। उन योजनाओं पर विचार करना होगा जिससे पहाड़ अपने अस्तित्व को ना खोए, क्योंकि अगर पहाड़ अपने अस्तित्व को खोएगा तो जिन मानव जनित आपदाओं को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, उन आपदाओं का भयावह मंजर भी पहाड़ को ही देखना पड़ेगा, पहाड़ को ही सहना पड़ेगा और पहाड़ इन्हीं आपदाओं की जद में आकर बिखरता हुआ ही नजर आएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।